Hello everyone, welcome to Steady Capital YouTube platform. My name is Atul Mishra and I'm your mentor for CUET 2025 PG English Entrance Examination. लास्ट ईयर जो 2024 का क्वेश्चन पेपर था, कई सारे लोग को काफ़ी शॉकिंग लगा, कुछ चेंजेस लगे उनमें, कई सारी चीज़ें लगी जो आउट ऑफ द बॉक्स उनको फील हुई। ये हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम वो सारे 75 क्वेश्चंस को लेंगे, उनमें सारे ऑप्शंस को लेंगे, जितना भी उसमें इंपॉर्टेंट है, उस पॉइंट से जितना भी इंपॉर्टेंट है, हम सारी चीज़ों को अपने सिलेबस का जितना भी पार्ट उसके अंदर से निकल सकता है, सब चीज़ों को यूट्यूब पे एनालाइज करेंगे। तो आज हम एक क्वेश्चन लेंगे, उसमें जितने भी ऑप्शंस हैं उनको देखेंगे, वहां से और भी कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, उन चीज़ों को इस वीडियो के थ्रू एनालाइज करेंगे। ठीक है, ये सीरीज आपको हर दूसरे दिन आपको इसमें कुछ वीडियोस ऐड होते हुए मिलेंगे। तो अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक हमारी फॉर द लव ऑफ बुक सीरीज ऑलरेडी अवेलेबल है जिसपे अराउंड 23 वीडियोस हैं। ये सीरीज उसी में ऐड हो जाएगी, इन्हीं क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते रहिए। टाइम टेकिंग होगा, थोड़ा वीडियो बड़ा होगा, तो हम इसमें आखिरी तक बने रहिएगा ताकि जितनी भी चीजें इन चीजों से रिलेटेड हैं, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, आइडियाज रिपीट होते हैं, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जहां से एक क्वेश्चन पूछा गया और फिर वो एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और बाद में उसमें से कुछ भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसलिए जो क्वेश्चंस आप में आए हैं उससे रिलेटेड जितना भी कुछ हमें पढ़ना है वो सारी चीजें हम यहाँ पे सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए। तो जैसे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर आपके एग्जाम में आया था। एक तरफ कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ किसने उस कॉन्सेप्ट को ओरिजिनेट किया हुआ है वो लिखा हुआ है। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, निगेटिव कैपेबिलिटी, इंटेंशनल फेलेसी एंड मिमेसिस। जब आप लिटरेरी क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं तो आपको पता है कि सारे टर्म्स आप लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर पढ़ते हैं, राइट। आपके जो सिलेबस आपको मिला है, एक वीडियो मैंने सिलेबस पे रिसेंटली अपलोड किया था, उसमें आप देखेंगे कि सिलेबस के जो टर्म्स वाला एरिया था वहां पे आपको इंटेंशनल फेलेसी, डिसोसिएशन सेंसिबिलिटी, नेगेटिव कैपेबिलिटी, मिमेसिस से टर्म्स के अंदर मिल जाता है। पर ये सिर्फ टर्म्स नहीं है, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसे बहुत से राइटर्स क्या हैं, एसोसिएटेड हैं। ना अगर आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखेंगे तो आपको पता है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये दो ऐसे टर्म है जो हमको टीएस इलियट के एस्से के अंदर, द मेटाफिजिकल पोएट के अंदर मिलते हैं। सेम वेज निगेटिव कैपेबिलिटी जॉन कीट्स के अंदर मिलता है, इंटेंशनल फेलेसी एंड इफेक्टिव फेलेसी विमसेट एंड बियर्डस्ले के वर्बल आइकल में मिलता है, और मिमेसिस जो है वो आइडिया ऑफ मिमेसिस प्लेटो में मिलता है और थ्योरी ऑफ मिमेसिस अरिस्टोटल के अंदर मिलता है। इसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म से आपके एग्जाम में आया है। इस वीडियो के अंदर हम इन चारों चीजों को या इन चारों राइटर्स में और कौन से कॉन्सेप्चुअल एलिमेंट्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उस चीज को यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो पहला टर्म आपको मिलता है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। The two terms, unification of sensibility and dissociation of sensibility. Now unification is also known as association of sensibility, right, where is your thoughts and emotions are merged together. Now very interestingly, this basically term comes in this essay called The Metaphysical Poet, which is a kind of revival of metaphysical poetry done by T.S. Eliot in 1921, and these two terms are associated with that particular essay, that is unification of sensibility and dissociation of sensibility. Now when you read T.S. Eliot, you can read it, in two ways. First as a poet or as a writer in journal, and second T.S. Eliot as a critic. When you read him as a critic, you find there are so many terms that are associated with it. One that they have asked in your examination, but there is impersonality theory, there is a term called objective correlative, there is a term which means autotelic text or unification of sensibility, dissociation of sensibility. You find that are part of T.S. Eliot's critical juncture. Now there are so many essays, articles that T.S. Eliot has written where you find these notions, his critical ideas. One is Hamlet and his problem. He called Hamlet as an artistic failure on the basis of objective correlative. There is tradition and individual talent, where you find his theory of impersonality. There is an essay called The Use of Poetry and the Use of Criticism, very important essay that he has written. Similarly, The Idea of a Christian Society, notes towards the definition of culture.
culture, the frontiers of criticism on poetry and poets, and one that is the metaphysical poets. You can see there are other essays that he has written. They can simply ask the name of those essays in your examination. The three voices of poetry, poetry and drama, essays ancient and modern, and there are so many other essays, non-fictional texts that he has written. Now when we read Hamlet and his problem, this essay is famous because of this very famous line called Hamlet is an artistic failure. It is because of the term what he called as objective correlative. Now this term was not coined by T.S. Eliot. He was the one who popularized that particular term because he called Hamlet as an artistic failure based on the concept of objective correlative. Now this is a question for you. Write in the comment section that who actually coined this term called objective correlative. Now we'll not take this particular essay. That is something that we'll do later on in our revision classes. We'll take this essay, The Metaphysical Poets, that came in 1921, where you find this term called unification and dissociation of sensibility. Now we'll try to understand what are these two terms and what are the other things that they can ask in your examination from this particular point. Now there are two terms, dissociation and unification. In simple terms, it means that your thoughts are merged with your emotions, that is unification of sensibility, and when your thoughts are dissociated, right? They're not merged with your emotion, that is dissociation of sensibility. Now when Samuel Johnson talked about metaphysical poets, there is a text that he has written, Lives of Most Eminent Poets. He wrote it down between 1779 to 1781. It is basically a collection of 52 writers' biography. Right? There is a chapter called Life of Cowley, where he coined this term called the metaphysical poets. He says, these are the men of learnings, and to show their learning is the whole endeavor that they have. He'll criticize them. He'll say there is no rhyme that is available. We can only say that these are verses when we when we actually judge it through our eyes. So that means कि हम जब count करेंगे तब जाके finally हमको पता चलेगा कि ये verses हैं. He'll criticize them by saying that heterogeneous ideas are yoked together by violence. So there are multiple ideas. That's a good thing that they are yoked together, but they are yoked together by violence. तो जब हम सैमुअल जॉनसन को पढ़ते हैं तो हमको एक चीज समझ में आती है कि मेटाफिजिकल पोएट्स का जो डिस्क्रिप्शन वहां पे हमको मिलता है वो बहुत निगेटिव है. टी.एस. एलियट जब मेटाफिजिकल पोएट्री की बात करेंगे तो उस नेगेटिव पोर्ट्रेयल को नहीं दिखाएंगे. इसलिए फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मेटाफिजिकल पोएट्स की पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में हम डिस्कशन करते हुए देखेंगे. इस एस्से के अंदर क्या है, सो बेसिकली ही विल टॉक अबाउट मेटाफिजिकल इन बिगिनिंग, सो बियॉन्ड दिस फिजिकल वर्ल्ड, जो आप लिटरल डेफिनेशन जानते हैं कि फार फेस्ट कंसीट का यूज होता है, राइट, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के साथ में कंपैरिजन होता है, वो डेफिनेशन के बारे में हम बात नहीं करेंगे. बट ही विल से कि कैसे कैसे चीजें उनके अंदर होती हैं. जैसे मेटाफिजिकल प्रोड्यूस देयर इफेक्ट्स बाय सडन कॉन्ट्रास्ट, जो फार फेस्ट कंसीट होती है, कंपैरिजन होता है. वी हैव पीपल लाइक डन, काउले और बहुत से राइटर्स जो मेटाफिजिकल पोएट्री लिखते हैं. नाउ T.S. Eliot just talks about this particular idea that the most heterogeneous ideas are yoked by violence together. He'll criticize this element of Samuel Johnson's criticism. He'll say, कि जो heterogeneous ideas हैं, जो साथ में yoke किए गए हैं साथ together, this is something that is universal in poetry. So many writers have done that, but they are not yoked together by violence in metaphysical poetry. जब violence के through एक साथ कई सारी चीजें रखो, मतलब वो खराब mixture है. तो T.S. Eliot will not accept that. He said, no, this is not the case. इनकी poetry बहुत अच्छी है. क्यों अच्छी है? बिकॉज क्योंकि ये सच नहीं है. यहाँ पे हेट्रोजेनस आइडियाज यूनाइटेड हैं, अच्छे तरीके से यूनाइटेड हैं, इस तरीके से यूनाइटेड है कि ये जो कॉमन पार्ट है जो हर पोइट्री के अंदर हमको देखने को मिलता है, तो ये वायलेंस के थ्रू डिपिक्टेड नहीं है. फिर दूसरी बात ये बोलेगा कि जो एलियट, जो ये मेटाफिजिकल पोएट्स हैं, दे आर इन डायरेक्ट करंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि जैसे जो मेटाफिजिकल पोइट्री के पहले की पोइट्री थी, एलिजाबेथन पोइट्री, जैकोबियन पोइट्री, वो पोइट्री जिस तरीके से जा रही थी, मेटाफिजिकल पोइट्री उसी करंट को फॉलो करता है. तो दे आर इन डायरेक्ट करंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री. ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ डिसरप्ट कर दिया है, कुछ खराब कर दिया है, ऐसा वो नहीं करते हैं. नाउ उसकी फिर तारीफ करेगा और बताएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है. वो अभी हम इस वीडियो में नहीं देख सकते हैं क्योंकि बहुत कुछ हमको पढ़ना है, पर इस एलिमेंट के बारे में वो बात करता है. फिर वो बताएगा कि डन है और हर्बर्ट है, जो मेटाफिजिकल पोएट्स हैं, उनमें हमको यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी मिलता है. याद रखना, ये पूछ सकता है आपसे कि डिसोसिएशन का एग्जाम्पल
कौन है, यूनिफिकेशन का एग्जाम्पल कौन है. तो विल टॉक अबाउट मेटाफिजिकल पोएट्स एंड विल से देयर इज यूनिफिकेशन, यू नो, थॉट्स आर मर्ज्ड टुगेदर beautifully with emotions. That is the case of unification of sensibility that is there in the poetry of metaphysical poets. But after metaphysical poetry they will change that will take place, right? Unification हुआ metaphysical poetry का, उसके बाद एक change आएगा. वो change क्या है, हमको you know thoughts और emotions को merge करने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं. एक चीज that poets can think and poets can feel. Then when you'll think, then your thought process is there, and then you'll feel there is emotions. They are merged together beautifully in metaphysical poetry. But after that, according to T.S. Eliot, there is a time when poets will either they will think or they can feel. एक ही चीज होगी, right? So he'll talk about कि कैसे, you know, there are intellectual poets who can only think, and then there are poets who can only feel, they cannot think. Think about, for example, romantics. He'll talk about romantics and he'll say romantics can feel, but they cannot think. Then he'll talk about the basically people like Matthew Arnold and others writing in Victorian age. He'll say they can think but they cannot feel, and you can associate it with the age. Romantics में emotion का कितना importance है, Victorian age में reason का कितना importance है. तो जितने romantics हैं वो feel कर पा रहे हैं पर think नहीं कर पा रहे हैं. जितने विक्टोरियन है दे कैन थिंक बट दे कैन नॉट फील, यानी कि जो यूनिफिकेशन है वो हमको वहां पे नहीं देखने को मिल रहा है. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही सेज. नाउ यू कैन थिंक अबाउट इट. ही टॉक्ड अबाउट टेनिसन एंड ब्राउनिंग हु आर विक्टोरियन पोएट्स एंड ही सेज दे आर द पोएट्स हु कैन थिंक बट दे डू नॉट फील देयर थॉट्स. बट ही टॉक्स अबाउट डन, राइट? ही सेड कि जो टेनिसन है, जो ब्राउनिंग है, दे कैन थिंक बट दे कैन नॉट फील देयर इमोशंस. बट ही टॉक्ड अबाउट डन एंड ही सेड अ थॉट टू डन वाज एन एक्सपीरियंस, इट मॉडिफाइड हिज सेंसिबिलिटी. वेरी ब्यूटीफुल डिपिक्शन, राइट? कि जो विक्टोरियन है वो नहीं थिंक और फील दोनों एलिमेंट ला रहे हैं, लेकिन डन में इतना ब्यूटीफुल तरीके से है कि एक थॉट जो है इट बिकम्स एन एक्सपीरियंस फॉर फॉर जॉन डन. डायरेक्टली आपके एग्जाम में ये कोट भी पूछा जा सकता है. नाउ आपने देखा कि एक चेंज की इन्होंने बात की कि पहले क्या है, यूनिफिकेशन था, फिर डन, पोप जैसे राइटर्स आए जिन्होंने डिसोसिएशन ला दिया, फिर उसके बाद इधर दे कैन थिंक और फील, ऐसी सिचुएशन आ गई. तो पहले रोमांटिक्स आए जहां पे दे कैन फील बट दे कैन नॉट थिंक, फिर विक्टोरियन आए हु कैन फील, हु कैन थिंक बट दे कैन नॉट फील. उसके बाद हम विक्टोरियन एज के बाद पहुंचते हैं मॉडर्न एज में. टी.एस. इलियट का आर्ग्यूमेंट ही यही है कि मॉडर्न एज में पहुंचते हुए हमको क्या मिलता है कि वो सिमिलर टेंडेंसी जो हमको मेटाफिजिकल पोइट्री में मिलती है वो हमको मॉडर्न पोइट्री के अंदर भी मिल रही है. यही बताने की उनकी पूरा, इसी वजह से उन्होंने आंसर लिखा. सो ही ऐसे लिखा. सो ही टॉक्ड अबाउट दिस एंड ही सेड दैट देयर इज क्लोज सिमिलैरिटी बिटवीन द एज ऑफ डन एंड द मॉडर्न एज. व्हाई? बिकॉज यू कैन फाइंड द सेम यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी इन द मॉडर्न पोइट्री. यही बेसिकली आर्ग्यूमेंट था. तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमको मेटाफिजिकल पोएट्स का पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन देखने को मिलता है. तो इसीलिए हम बोलते हैं कि डन जैसे मेटाफिजिकल राइटर्स हैं वो डायरेक्ट करंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री का पार्ट है. मॉडर्न पोएट्स भी उन्हीं का पार्ट है, उन्हीं को वो फॉलो कर रहे हैं. एक और चीज आपके एग्जाम में पूछ सकता है, देयर इज अ डिपिक्शन ऑफ मिल्टन एंड ड्राइडन. सो मेटाफिजिकल पोएट्स आए, उसके बाद देयर इज अ प्यूरिटन एज. you have Milton writing around 1650s 1660s. You have this very beautiful poem that he wrote in 1652 on his blindness. There is Paradise Lost that came in 1667, and there are multiple texts till 1671 you will find Milton writing. Dryden was there between 1631 to 1700, this time frame, right? Restoration period. Now both these writers for him are example of dissociation of sensibility. So we remember this. पहले metaphysical आए, unification का example है, फिर उसके बाद मिल्टन, ड्राइडर जैसे लोग आए जिन्होंने dissociation ला दिया, और उसके बाद ये continue रहा. पहले हमारे पास romantics आए who can think, who can feel but they cannot think. Then उसके बाद हमारे पास Victorian आए who can think but they cannot feel, और फिर हम modern में पहुंचे जो वापस से हमको यूनिफिकेशन की तरफ लेके गया. तो यूनिफिकेशन, डिसोसिएशन एंड फाइनली मॉडर्न एज में फिर से यूनिफिकेशन हमको मिला. अब आपके एग्जाम में यहां से भी पूछ सकता है, ये जो कोट है दैट मिल्टन एंड ड्राइडन दे आर ग्रेट मास्टर्स ऑफ लैंग्वेज बट दे आर नॉट ग्रेट मास्टर्स ऑफ सोल. डायरेक्टली आपके एग्जाम में आ सकता है. मैथ्यू अर्नोल्ड के डिस्कशन में ड्राइडन और पोप का आर्ग्यूमेंट आएगा. अभी हम आगे चल पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ड्राइडन और पोप के बारे में मैथ्यू अर्नोल्ड ने क्या कहा है. लेकिन यहां पे मिल्टन और ड्राइडन की बात होती है एंड ही सेड दे आर द ग्रेट मास्टर्स ऑफ लैंग्वेज. नो डाउट ऑन दैट, बहुत अच्छा लैंग्वेज का यूज है, बट देयर इज नो यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड दैट इज व्हाई दे आर नॉट ग्रेट मास्टर्स ऑफ सोल. ग्रेट मास्टर्स ऑफ लैंग्वेज बट नॉट ऑफ सोल. ये एक और क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है. ये
इंपॉर्टेंट था इस टर्म को लेके। अब हम दूसरे टर्म को देखेंगे। बहुत से दूसरे एसेज हैं जो टीएस इलियट के इंपॉर्टेंट हैं, ये सिर्फ एक एसे है, हमने इसको एक्सप्लोर किया है क्योंकि यहां से आपको क्वेश्चन मिला है। बट आपको हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम पढ़ना है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल पढ़ना है, यूज ऑफ पोइट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म पढ़ना है। एटलीस्ट ये 3 एज ए क्रिटिक आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। नाउ इसी क्वेश्चन को देखते हैं दोबारा से। तो दूसरा टर्म आया है निगेटिव कैपेबिलिटी। आप जानते हैं निगेटिव कैपेबिलिटी इज अ टर्म व्हिच इज कॉइन्ड बाय टीएस इलियट। ही रोट बेसिकली एन लेटर टू हिज ब्रदर एंड देयर ही कॉइन्ड दिस टर्म। देयर इज अनदर टर्म दैट यू विल फाइंड इगोस्टिकल सब्लाइम, दैट इज आल्सो अ टर्म दैट टीएस इलियट कॉइन्ड। नाउ दिस इज इन जनरल टर्म्स what this term signifies is the fact that a poet can live in uncertainties, he can live in doubts, right? So अगर आप simplification अगर इस term का करें तो ये कहता है there is a capacity of artists to pursue ideals of beauty, perfection and sublimity even when it leads to uncertainty, when it leads to intellectual confusion, as opposed to a preference for philosophical certainty over artistic beauty. आप देखेंगे इससे पहले कीट्स के पहले जो लोग लिख रहे थे वो नियो क्लासिकल एज के राइटर्स थे, जहां पे इंटेलेक्चुअलिज्म, रीजन, विट, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। फोकस वहीं पे था, फोकस किस पे था? फॉर्म पे था, कंटेंट पे इतना फोकस नहीं था। अगर आप नियो क्लासिकल एज पढ़ें, कीट्स इज अ रोमांटिक राइटर। फॉर हिम इमोशंस, फीलिंग्स, escapism, all these things are important. So he is asking writers, there is a tendency that most of the times people, writers क्या करते हैं, they are focused to to think about reason, they are craving for logic, but negative capability says that there is a tendency that you will only enjoy, right? You will live in uncertainties, you will live in doubts, and you can afford that because you want to pursue ideals of beauty. This is negative capability. He gave example of William Shakespeare. He said William Shakespeare is a beautiful example of negative capability. But ये enough नहीं है। अगर आपको पता है कि ये कीट्स ने अपने भाई जॉर्ज थॉमस को लेटर लिखा था 1817 में, जहां पे इस टर्म को कॉइन किया, पर हमको कीट्स में और भी बहुत सी चीजें मिलती हैं। If you read Keats, the quote itself, they have asked once in CUT PG entrance examination. Now, there are 2 terms that you find in Keats that they'd ask you directly. One is egoistical sublime, the term that he coined for William Wordsworth, and another is negative capability that we recently discussed. Now, egoistical sublime is a term which Keats coined for William Wordsworth. He referred to William Wordsworth and he said that the term actually means in Wordsworth text you'll find there is extreme subjectivity in portraying characters. So when you'll see poet, right, there is a term which he coins for Wordsworth, but what he actually means that there is a poet, for example, there is a tendency of a poet to focus on their own thoughts, their own feeling and their own experiences. So when you find Wordsworth characters, they are somehow Wordsworth in the sense that his personality is not different from his characters. So you'll find his thoughts, his feelings and experiences are somehow merged with characters, and that Keats found problematic. So क्या होता है कि जो external realities हैं, जो broader realities हैं, आप उनको छोड़ देते हो और आपका जो characterization है वो बहुत ज़्यादा subjective हो जाता है. So इसीलिए the term highlights the preoccupation with the self and personal emotions in the poetry opposed to a very objective and universal approach. This is exactly what he believes that वर्ड्सवर्थ के जो कैरेक्टर्स हैं उनमें ये प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है. सो आपके एग्जाम में क्या पूछेगा कि ये टर्म किसने कॉइन किया है, किसके लिए कॉइन किया है, मोस्टली इसी लेवल पे पूछते हैं, पर इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको इंपॉर्टेंट है. वैसे ही हमने नेगेटिव कैपेबिलिटी पढ़ा, एबिलिटी ऑफ अ मैन टू बी इन अनसर्टेनिटीज, मिस्ट्रीज एंड इन डाउट्स लाइक द वे वी फाइंड इन शेक्सपियर. नाउ एक और चीज समझने की जरूरत है कि जो राइटर है, जो ग्रेट राइटर्स हैं, क्यों इसने इगोस्टिकल सब्लाइम टर्म कॉइन किया, क्या पर्पस है, कीट्स का आर्ग्यूमेंट क्या है. सो ही बेसिकली एक्सप्लेन दैट देयर इज अ कैपेसिटी ऑफ ग्रेटेस्ट राइटर्स एंड ही वाज बेसिकली मेंशनिंग शेक्सपियर टू परस्यू अ विजन ऑफ आर्टिस्टिक ब्यूटी इवन व्हेन इट लीड्स टू अनसर्टेनिटीज, व्हेन इट लीड्स टू कंफ्यूजन. तो आप क्या कर रहे हो, ब्यूटी की तरफ परस्यू करने के लिए इतना इंस्पायर्ड हो कि आप डाउट में भी जा रहे हो, अनसर्टेनिटीज में भी जा रहे हो, तभी यू आर डूइंग दैट. सो उस सेंस में शेक्सपियर को तारीफ करते हुए इन्होंने लिखा, लुक एट दिस लाइन, which Shakespeare possessed so enormously to accept uncertainties, mysteries, doubts without any irritable reaching after fact and reason. इनके पहले की एज देखो, there was so much, writers were craving for reason, for facts. उनके पीछे इतना भाग रहे हैं that they are not enjoying the artistic beauty. But the tendency of a poet to live in doubt so that they can enjoy the artistic beauty
शेक्सपियर डिड दैट इन हिज टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू कीट्स। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप ओड टू नाइटिंगेल पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे हाउ देयर इज अ कैरेक्टर हु वांट्स टू एस्केप दिस वर्ल्ड टू लिव इन इन द वर्ल्ड ऑफ नाइटिंगेल, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ द सेम। नाउ एक और चीज आप समझिए, अगर आप ये चीज देख रहे होंगे तो इसमें ये क्लेम है कि राइटर्स हैं वर्ड्सवर्थ और ये जिनका क्रिटिसिज्म हमको देखने को मिल रहा है वो ऑब्जेक्टिविटी को लैक कर रहे हैं, राइट। सब्जेक्टिव है इतना ज्यादा कि ऑब्जेक्टिविटी को क्या कर रहे हैं, लैक कर रहे हैं। नाउ जब आप निगेटिव कैपेबिलिटी पढ़ते हैं और देख रहे हैं कि क्या कह रहा है कि डाउट में रहना है ताकि एंजॉय कर सकें, इगोस्टिकल सबलाइम पढ़ रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि कैसे पर्सनालिटी वर्ड्सवर्थ की अफेक्ट कर रही है उनके कैरेक्टर्स को। जब आप टीएस इलियट पढ़ेंगे, उनका ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट पढ़ेंगे तो ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में एक थ्योरी आती है, इसको थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी बोलते हैं, वेयर ही कंपेयर्ड द पोएट विथ प्लेटिनम। ही सेड ही शुड बी एज इम्पर्सनल एज प्लेटिनम, एज अ साइंटिस्ट। तो आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स जो है वो पोइट्री के फीलिंग से डिफरेंट होने चाहिए, मर्ज नहीं होने चाहिए। दिस इज वेरी सिमिलर टू व्हाट वी आर रीडिंग इन कीट्स। सो कीट्स का जो ये कॉन्सेप्ट है और जो थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी है टीएस इलियट की, ऑलमोस्ट सेम है। आगे हम पढ़ेंगे तो इस चीज को और देखेंगे। तो देख सकते हैं कि कई सारे लेटर्स लिखे गए हैं जे शॉनल्ड्स को, रिचर्ड वुडहाउस को, हिज आइडिया अबाउट ब्यूटी एंड एवरीथिंग, जो क्रिटिसिज्म से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दिस इज वन थिंग, पर और भी बहुत सी चीजें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ऐसे आप शैली को पढ़ते हैं तो मैं आपको मेंशन कर देता हूं, शैली में डिफरेंस ऑफ पोइट्री आप पढ़ते हैं, जहां पे जो बेसिकली थॉमस लव पिकॉक का 4 एजेस ऑफ पोइट्री जो टेक्स्ट है उसके अगेंस्ट हमको देखने को मिलता है। नाउ कुछ चीजें आप एक जानते हैं कि इन्होंने एक बहुत बड़ा लाइन बोला, दैट पोएट्स आर अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। नो, उनको क्रेडिट नहीं मिलता है। व्हाट इज द रीजन? वो बहुत फेमस है, बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है, पर इसके अलावा और भी चीजें शैली ने बोली हैं, जैसे पोइट्री इज अगेंस्ट पॉलिटिकल एंड सोशल ऑपरेशन, इट इज against it actually against challenge the status quo, it inspire resistance। तो क्या करता है कि poetry can express something that is inexpressible, and that's why the quote that he mentioned, that poets are not the only the authors of language and of music, of the dance and of architecture and stitchery and painting, they are institutors of law, the founders of civil society। So they may ask you in your examination, who is the writer who says that poets are the founders of civil society? That is Shelley for you। और भी बहुत चीजें हैं जो हम अभी पढ़ सकते हैं। थॉमस लव पिकॉक का आर्गुमेंट है, क्यों शैली ने ये टेक्स्ट लिखा, क्यों क्रिटिसाइज किया, क्या थॉमस लव पिकॉक में था, बट दैट इज नॉट समथिंग दैट वी कैन डील इन दिस वीडियो। सो अब हम तीसरे टर्म पे जाते हैं, और तीसरा टर्म जो है वो है आपके इस क्वेश्चन में इंटेंशनल फैलेसी। सो यू नो देयर आर 2 पीपल, विमसेट एंड बियर्डस्ले, दे रोट दिस टेक्स्ट कॉल्ड वर्बल आइकन, जहां पे हमको 2 टर्म देखने को मिलते हैं, इंटेंशनल फैलेसी और अफेक्टिव फैलेसी। नाउ जब आप सोचेंगे तो फैलेसी से आपको 2 टर्म और याद आएंगे। वन इज पैथेटिक फैलेसी, एंड व्हेन यू रीड स्टडी ऑफ पोइट्री बाय मैथ्यू अर्नोल्ड, ही टॉक्ड अबाउट 3 एस्टिमेट्स, रियल, पर्सनल एंड हिस्टोरिकल, एंड ही कॉल्ड हिस्टोरिकल एंड पर्सनल एज फैलेसीज। तो वो भी फैलेसीज हैं, यानी कि आपसे एग्जाम में एक पूछा है पर आपके पास 3-4 और चीजें हैं जो आप क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। तो सिंपली अगर समझे तो ये विमसेट एंड बियर्डस्ले का एक टेक्स्ट आया वर्बल आइकन 1954 के अंदर, जहां पे ये टर्म को कॉइन किया गया था, बट इट वाज ऑलरेडी, दिस एसे वाज ऑलरेडी पब्लिश्ड इन 46 एज वेल। व्हाट इज दीज टर्म्स? The term itself explained, right, the intention, that means ki what is the intention of an author. So when you read a text and you analyze it, that what would be the intention of that particular writer, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसमें कुछ assumptions हैं जो फंसे हुए हैं। सोचिए, इंटेंशन, एक्सटेंशन, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एलन टेट व्हिच इज नोन एज टेंशन, इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट दैट इज देयर इन द न्यू क्रिटिसिज्म। विमसेट एंड बियर्डस्ले आर आल्सो पार्ट ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म। सो देयर फोकस, न्यू क्रिटिसिज्म का फोकस क्या है, क्लोज रीडिंग के ऊपर फोकस है, राइट। तो जब आप इंटेंशन को पढ़ेंगे किसी ऑथर के, राइट, राइटर ने क्या लिखा, यू आर रीडिंग अ शेक्सपियरियन टेक्स्ट एंड यू आर थिंकिंग अबाउट शेक्सपियर, कि भाई शेक्सपियर का इंटेंशन क्या था। तो वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू कैन नॉट नो, द फर्स्ट थिंग इज यू नो व्हाट वाज द इंटेंशन, and you cannot know because you can't go back to Shakespeare is no more, right, वो है नहीं। तो जब आप ऐसी रीडिंग करते हो जहां पे आप ऑथर के इंटेंशन को जान के उसकी मीनिंग निकालने की कोशिश करते हो, तो ये फैलेसी है, क्योंकि आपके कुछ assumptions उसके अंदर बेस्ड हैं। This is exactly what intentional fallacy is, idea that an author's intention in creating a work of art is most important factor in understanding and interpreting the work। intentional यानी कि ऑथर का जो इंटेंशन था, अगर आप उसको समझ लो कि वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है मीनिंग निकालने के लिए, तो
ये प्रॉब्लमेटिक है। क्यों? क्योंकि इसमें आप क्या एज्यूम कर रहे हो, दैट ऑथर्स इंटेंशन कैन बी नोन विद सर्टेनिटी, व्हिच इज नॉट द केस। यू कांट जस्ट नो द व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ शेक्सपियर इज नो मोर, तो आप जाके बात थोड़ी कर सकते हो उससे, राइट? सो देयर इज assumption in this fallacy, and that's why intentional is known as fallacy. Fallacy because there is one assumption that is based that that you can know the intention of an author with certainty. That is one thing. और दूसरा चीज क्या है? It is the only legitimate basis of art, of interpretation. तो आप अगर ये सोच रहे हो कि केवल हम ऑथर के इंटेंशन से ही मीनिंग निकाल लेंगे तो ये भी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि बहुत सी और भी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। आप जब आप कह रहे हो कि ऑथर के इंटेंशन से ही मीनिंग है तो आप एक फैक्ट को भूल जा रहे हो, एंड दैट इज a work of art has an existence independence autotelic. न्यू क्रिटिक्स क्या बोलते हैं? टेक्स्ट इज autotelic, that means independent identity. So that is meaning is shaped by the reader's interpretation. तो अगर आप कह रहे हो कि केवल ऑथर का इंटेंशन इंपॉर्टेंट है तो रीडर का जो रिसेप्शन है वो आप मिस कर रहे हो, और साथ ही साथ इंटेंशन को आप जान नहीं सकते हो। तो एक assumption लेके चल रहे हो, that is problematic, and that's why fallacy. That is exactly what intentional fallacy is. Same way we have another term called affective fallacy. एक और चीज मैं समझा देता हूं पहले, ये ऐसे पहले ही आया था जब आप न्यू क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं तो 1920s में ब्रिटिश न्यू क्रिटिसिज्म है, यू हैव आई ए रिचर्ड्स, एफ आर लुइस, टी एस इलियट एंड अदर्स। जब 1940s पढ़ते हैं तो अमेरिकन न्यू क्रिटिसिज्म है, यू हैव रैनसम देयर, ब्रूक्स देयर, एलन टेट, आर पी वॉरेन एंड so many others who are part of American criticism. So this is a part of American new criticism. Basically 1946 में ये ऐसे आता है और बाद में वर्बल आइकन के अंदर इसको रिपब्लिश किया जाता है। एक चीज बताने की कोशिश करती है इंटेंशनल फेलिसी, दैट a reader cannot assume they know the author's intent, right, or meaning without asking them directly, and you can't ask them directly. The primary meaning of a work should be based on what the text offers. So intentional fallacy है, आप intention जान नहीं सकते, इसलिए meaning text से निकालें। जैसे close reading होती है, ये रिचर्ड्स कहते हैं, right? न्यू क्रिटिसिज्म में आप वही फोकस करते हैं, आप सारे बाहर की चीजों को छोड़ देते हैं। This intention of an author is also an external thing, right? And आपको क्या करना है? केवल internal elements को लेना है, जैसे कि जो फिगर ऑफ स्पीच का यूज है, स्टाइल का यूज है, उन सारी चीजों को देखें, ऑथर रीडर के रिस्पॉन्स को देखें, ना कि डिटेल्स ऑफ ऑथर, और उस तरीके से आप उसको जज करें। दैट इज व्हाट इंटेंशनल फेलिसी इज। नाउ सेकंड थिंग इज इफेक्टिव फेलिसी। तो अगर आप इफेक्ट के हिसाब से भी जज कर रहे हैं वो भी प्रॉब्लमेटिक है। सो इफेक्टिव फेलिसी इज द आइडिया दैट अ वर्क ऑफ आर्ट शुड बी जज्ड प्राइमरली बाय इट्स इमोशनल इंपैक्ट ऑन द रीडर। अगर आप केवल इसी तरीके से टेक्स्ट को जज कर रहे हैं कि आपको कैसे वो रिस्पॉन्स किया, आपने पढ़ा और आपको कैसा फील हुआ, तो ये काफी पर्सनल बायसनेस जैसे, राइट? वन थिंग कैन बी वेरी इमोशनल फॉर मी, मे बी नॉट फॉर यू। तो अगर आप केवल टेक्स्ट की मीनिंग इमोशनल इंपैक्ट से ही जज कर रहे हैं तो वो भी फेलिसियस है, वो भी प्रॉब्लमेटिक है। क्यों? क्योंकि आप उसकी फॉर्मल क्वालिटीज को नहीं देख रहे हैं, उसके कंटेंट को नहीं देख रहे हैं, तो आप कुछ एज्यूम कर रहे हैं। क्या एज्यूम कर रहे हैं? दैट रीडर इज द अल्टीमेट क्राइटेरिया ऑफ वर्क्स एस्थेटिक वैल्यू, एंड इट इज पॉसिबल टू जज अ वर्क सोनली ऑन द बेसिस ऑफ फीलिंग्स दैट इट इवोक्स। तो केवल उसी के बेसिस पे नहीं जज करते हैं, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जिससे किसी वर्क को जज किया जा सकता है। केवल इमोशंस पे जज करेंगे, केवल इंटेंशन पे जज करेंगे तो प्रॉब्लमेटिक है। इंटेंशनल पे जज करना प्रॉब्लमेटिक इसलिए क्योंकि आप इंटेंशन जान नहीं सकते, और दूसरी चीजें हैं जिसको आप मिस कर रहे हैं। इफेक्टिव पे इसलिए प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि केवल इमोशनल इफेक्ट एक तो सब्जेक्टिव होते हैं, और दूसरा केवल वो क्राइटेरिया नहीं है, मल्टीपल क्राइटेरियाज हो सकते हैं। और जब आप इसको लेते हैं तो आप ऑब्जेक्टिविटी को छोड़ देते हैं, केवल सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स पे फोकस करने लगते हैं, जो कि प्रॉब्लमेटिक है। तो ये है इंटेंशनल और इफेक्टिव फेलिसी। उसके अलावा एक टर्म होता है पैथेटिक फेलिसी। आप इसको बहुत जानते होंगे, बहुत से एग्जांपल्स हैं, अगर आपने टेनिसन का ब्रेक पढ़ा है वो भी जानते होंगे। और क्या जानना है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? बेसिक चीज, मॉडर्न पेंटर्स टेक्स्ट है जॉन रस्किन का, जहां पे हमको ये टर्म देखने को मिलता है। ये टेक्स्ट 1856 में आया था, यानी कि जब रोमांटिसिज्म खत्म हो चुका है और जब विक्टोरियन एज स्टार्ट हो चुकी है। मैथ्यू अर्नोल्ड, टेनिसन, ब्राउनिंग, ऐसे राइटर्स अपनी पोइट्री को लिख रहे हैं, उस टाइम पे पैथेटिक फेलिसी टर्म आता है। ये काफी पर्सोनिफिकेशन जैसा आपको लगता है। जब आप जॉन रस्किन की डिफिनीशन देखेंगे पैथेटिक फेलिसी की, तो वो दो टर्म यूज करता है। इट इज अ इमोशनल फॉल्सनेस, रिमेंबर दिस टर्म, इमोशनल फॉल्सनेस, और द फॉल्सनेस दैट अकर्स टू वंस परसेप्शन व्हेन इन्फ्लुएंस्ड बाय वायलेंट और हाइटेंड इमोशन। जैसे व्हेन अ पर्सन इज
unhinged by grief, the clouds might seem darker than they are, or perhaps mournful or uncaring. क्या मतलब है कि जब आपका मूड खराब है तो आप देखोगे नेचर में डिपिक्शन पोएट ने उसी तरीके से किया. किंग लियर में आप देखो जब यू नो इज वेरी सैड तो आप डेजर्ट का सीन देखते हो. तो आप अपने मूड को, राइटर जो क्या करता है कि जो करेक्टर का मूड है उसके अकॉर्डिंगली नेचर को सर्व कर देता है, विच इज अ काइंड ऑफ पर्सोनिफिकेशन, राइट. तो ये याद रखना कि उसको इमोशनल फॉल्सनेस बोला गया, क्योंकि है तो ये झूठ ना, है फॉल्सनेस को डिपेंड करता है. तो फॉल्सनेस आती है जब खुद का परसेप्शन जो है वो किसी इमोशन से क्या हो जाता है, इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है. तो कैसे होता है देखते हैं. इन्होंने बताया, इन्होंने पैथेटिक फेल्सी को टर्म को कॉइन किया एंड एक्सप्लेन दिस थ्योरी ऑफ द रोल ऑफ ट्रूथ इन आर्ट. ही सेड नथिंग कैन बी गुड और यूजफुल which is untrue. Now that's why the term that he has used, you know, emotional falseness, and he said nothing can be good or useful which is untrue. So that is not used in a positive manner. अब देखोगे बहुत सारे डिपिक्शन इसको देखने को मिलेंगे. आप पढ़ते हो ब्रेक ब्रेक ब्रेक, आप जानते हैं कि टेनिसन ने ये पोएम लिखी बिकॉज वन ऑफ हिज फ्रेंड्स डाइड. सो इट्स एन एलिजी रिटन इन द लेमेंटेशन ऑफ अ लॉस ऑफ हिज वेरी गुड फ्रेंड, राइट. AHH कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लेता है किसको डेडिकेटेड है. कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो टेक्स्ट किसको डेडिकेटेड है. नाउ उसमें देयर इज लाइन, यू नो, ही इज बेसिकली वेटिंग एट द शोर ऑफ द सी एंड इज सेइंग दैट ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये जो वेव्स आ रही हैं स्टोन्स को तोड़ दो. तो बिकॉज ही इज सैड वो उस तरीके का डिपिक्शन वहां पे दिखा रहा है, राइट. एंग्री उस तरीके का डिपिक्शन दिखा रहा है. तो आपने नेचर को पर्सोनिफाई कर दिया, विच इज एग्जाम्पल ऑफ पैथेटिक फैलेसी. और भी बहुत एग्जाम्पल्स हैं. ये एग्जाम्पल खुद रस्किन ने अपने टेक्स्ट के अंदर दिया है. दिस इज बेसिकली अ पोएम कॉल्ड द सैंड्स ऑफ डी बाय चार्ल्स किंग्सले. व्हेन यू सी दिस लाइन, द रोड हरिन अक्रॉस द रोलिंग फोम द क्रूअल क्राउलिंग फोम, व्हिच इज अ डिपिक्शन ऑफ अ बोट. बेसिकली अ बोट को रोड दिखाया जा रहा है थ्रू टर्बुलेंट हॉस्टाइल वाटर. क्या हो रहा है कि सी है, सी के अंदर बोट है और सी को बहुत क्रूअल, बहुत क्राउलिंग दिखाया जा रहा है, राइट. तो जो ह्यूमन ट्रेट्स हैं क्रूएलिटी की, जो ह्यूमन ट्रेट्स हैं यू नो मेलिशियस इंटेंट की, वो क्या कर रहे हैं आप सी पे डिपिक्ट कर दे रहे हैं. तो सी सैड नहीं है, सी एंग्री नहीं है, ह्यूमन एंग्री है, पर उसका डिपिक्शन आप सी के थ्रू करा रहे हैं, विच इज एन एग्जांपल ऑफ पैथेटिक फैलेसी. ठीक है. दो और टर्म्स हैं जिसको हम बोलते हैं पैथेटिक फैलेसी. हो गया हिस्टोरिकल एंड पर्सनल यू नो फैलेसीज. तो जब आप पढ़ते हैं फॉर एग्जांपल मैथ्यू अर्नोल्ड, नॉट मेंशन्ड हियर, आई विल टेल यू हियर. मैथ्यू अर्नोल्ड पढ़ेंगे तो मैथ्यू अर्नोल्ड स्टूडेंट यू नो स्टडी ऑफ पोइट्री के अंदर 3 एस्टिमेट्स की बात करते हैं. हिस्टोरिकल एस्टिमेट, पर्सनल एस्टिमेट, रियल एस्टिमेट. व्हेन यू जज अ टेक्स्ट, किसके हिसाब से जज करना चाहिए. हिस्टोरिकल एस्टिमेट कहता है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाओ, यू नो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, राइटर के बायोग्राफी देखो, उस एज को देखो, उसके अकॉर्डिंगली टेक्स्ट को जज करो. जब आप पर्सनल एस्टिमेट देखते हैं तो पर्सनल एस्टिमेट क्या है कि अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मुझे रोमांटिक पोइट्री पसंद है तो मैं उसको गुड पोइट्री बोलूं, अगर मुझे नहीं पसंद है न्यू क्लासिकल पोइट्री तो मैं इसको खराब बोलूं. ये दोनों ही प्रॉब्लमेटिक हैं, खराब हैं अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू मैथ्यू अर्नोल्ड. कैसा होना चाहिए क्रिटिसिज्म, जो कि बेस्ड हो रियल एस्टिमेट पे, जो बायस्ड ना हो. यू नो ही सेड क्रिटिसिज्म इज अ डिसइंटरेस्टेड एंडेवर, राइट, द टर्म दैट ही यूज्ड, डिसइंटरेस्टेडनेस. तो वही उसी चीज को डिपिक्ट करता है. देयर इज मोर दैट वी कैन टॉक अबाउट इट, हाउ यू नो he says Chaucer's basically you know lacks high seriousness, Gray lacks high seriousness, and he'll talk about the positive things as well in Chaucer. For example, liquid diction, you know, meter. So he'll talk about positive things as well, and he'll say you know the outcome of Chaucer is basically a product of historical estimate, and then he'll criticize because he lacks high seriousness. तो बहुत कुछ और है जो आप स्टडी ऑफ पोइट्री में पढ़ सकते हैं, बट इस वीडियो में हम उस चीज को कवर नहीं करेंगे. ठीक है. तो उसके बाद अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो एक और टर्म आता है मिमेसिस, जो कि ऑब्वियसली यहाँ पे एरिस्टोटल दिया हुआ है, यानी कि थ्योरी ऑफ मिमेसिस की बात कर रहा है. लेकिन मिमेसिस में 2 चीजें हैं. प्लेटो और अरिस्टोटल दोनों के आर्गुमेंट्स हमको देखने को मिलते हैं. प्लेटो सेड आर्ट इज अ मिमेसिस, राइट, इट्स एन इमिटेशन. ही बैंड पोएट्स फ्रॉम आइडियल रिपब्लिक फॉर मल्टीपल रीजंस, बट ही वाज द वन हु कॉल्ड इट एज अ मिमेसिस. बट द थ्योरी ऑफ मिमेसिस केम इन अरिस्टोटल. तो कुछ चीजें देखते हैं, थोड़ी थोड़ी सी चीजें हम कोशिश करते हैं कि हम उसको कवर कर सकते हैं. जैसे आप अब क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे तो बहुत सी चीजें हैं, टाइप्स क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ एंड ऑल, वो चीजें हम अभी इस वीडियो में कवर नहीं कर सकते हैं. पर प्लेटो ने इसको क्यों स्टार्ट किया, क्या रीजन है कि उसने उन चीजों को लिया, पोएम्स एंड ऑल. वन थिंग दैट वी रीड इज द आइडिया ऑफ हाउ पोएट्स आर यू नो दे शुड बी बैंड फ्रॉम आइडियल रिपब्लिक एंड दे टेक अस अवे फ्रॉम यू नो रियलिटी, ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी. ये कैसा होता है. सो अकॉर्डिंग टू प्लेटो देयर आर 2 रियलम, द फिजिकल रियलम एंड वेल एज द स्पिरिचुअल रियलम. तो द थिंग्स दैट वी परसीव, द थिंग्स दैट वी कैन टच, फॉर एग्जांपल ही गेव एग्जांपल ऑफ चेयर. चेयर का एग्जांपल बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट में पूछा गया है कि किस चीज का एग्जाम्पल देके उसने इस चीज को समझाया है। तो चेयर की एग्जाम्पल में क्या हमको मिलता है कि कोई भी चीज है विच वी कैन सी, विच वी कैन टच, इज अ पार्ट ऑफ इन द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, एंड इट इज अ फॉल्स कॉपी ऑफ द थिंग दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ रियलम, दैट इज द रियल वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। इसका क्या मतलब है कि जितनी भी चीजें हम यहाँ देख रहे हैं वो कॉपी हैं, दे आर द कॉपी ऑफ द थिंग्स दैट आर एक्चुअली एग्जिस्टिंग इन द रियलम ऑफ आइडियाज। तो जब पोएट्स लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल, सो इफ अ पोएट इज राइटिंग, ही विल राइट अबाउट द थिंग्स दैट ही कैन सी, दैट he can feel in this particular world, which is already a copy, and that's why he copy the copy that become second copy of it. So the text that we will read will take us away from reality, twice removed from reality. तो जो poetry है इसीलिए problematic है, it is immoral, it is dangerous, it takes us away from the from the reality. There is no knowledge that is associated with it. In Eon he mentions that poets are divinely inspired, and the sudden inspiration, so the inspiration will be temporary, we cannot rely upon it. There is emotion through which they run, and because they are run through emotions, there is no reason associated with it. For all the neoclassical writers, reason is important. So these are certain reasons why Plato banned poets from ideal republic. बहुत सी चीजें हम इसमें पढ़ सकते हैं. There is connection between these two realms. His views on art, for example, how poets are divinely inspired, what are the problems, as well as the allegory of the cave. This is also very important, right? How you can see these people, they are chained in such a manner that they cannot move. One of the person will go back to the reality, he will see the reality, so उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद रहेंगी, which is a depiction of basically knowledge. Now there is a text, darkness visible. If you know, Golding wrote this text, and there is a reference of it in Paradise Lost as well. Nothing but darkness visible. तो ये लोग जो हैं उनके हिसाब से ये रियलिटी है. एक इंसान अगर इसमें से बाहर निकले, असली सच्चाई देखे, so there is a responsibility of him, moral responsibility that Plato said he holds, to go back and to teach them the reality, to tell them the reality. But what will happen? They will not accept him, they will not believe in his identity, right? They will not believe the reality that he will tell them. और इसीलिए क्या है, that character becomes fool. Shakespeare, जो प्लेटो का fool है, he will inspire Shakespearean fool. So you have Shakespearean fool और witty, and उनके जो arguments है बहुत wit से भरे हुए होते हैं. तो इससे हमको ये निकल के आया, क्या समझ में आया कि प्लेटो के जो आइडियाज हैं, प्लेटो ने पोएट्स को आइडियल रिपब्लिक से इसलिए बैन किया क्योंकि वो डिवाइनली इंस्पायर्ड हैं, क्योंकि वो इमोशनल के थ्रू रन करते हैं, देयर इज इमॉर्टिलिटी दैट इज एसोसिएटेड विद इट, डेंजरस है, इन सब चीजों की बात प्लेटो करते हैं. नाउ वी हैव अरिस्टोटल, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया. अरिस्टोटल वन बाय वन इन सारे आर्गुमेंट्स को रिप्लाई करते हैं. देयर इज सो मच दैट वी कैन सी, देयर आर सो मेनी टेक्स्ट दैट अरिस्टोटल हैज रिटन. पोएटिक्स इज वन ऑफ दैट टेक्स्ट व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. ऑर्गेनन है जहां पे और भी चीजें हमको पढ़ेंगे, जैसे डिडक्टिव रीजनिंग का कॉन्सेप्ट है, रिटोरिक का कॉन्सेप्ट है, बहुत सी चीजें हैं जो हमको अरिस्टोटल में पढ़नी है. हम सिर्फ इस क्वेश्चन पे अगर रुके तो हम प्लेटो को धीरे धीरे एक एक चीज, अरिस्टोटल क्या करेंगे, प्लेटो के एक एक चीज का रिप्लाई करेंगे. सो विल से आर्ट इज नॉट यूजलेस. वन थिंग that is important for you, art is an imitation, Plato said, it's a mimesis, and Aristotle accepted that. He said yes, it is a mimesis, but he'll change the whole perspective, because for Aristotle mimesis is something that is very natural. बच्चा कैसे सीखता है, it's very natural for people to imitate. बच्चा लैंग्वेज लोगों का imitate सीखता रहता है, उससे क्या होता है, सीख जाता है. तो imitate करके ही वो सीखता है. तो that is something that is very natural चीज है, इसलिए यूजलेस नहीं है. आर्ट के साथ he will talk about कि कैसे अच्छी चीजें एसोसिएटेड हैं. इट इज नॉट व्हाट इट इज, इट इज व्हाट शुड बी. देयर इज टीचिंग, देयर इज डिलाइट, और भी बहुत सारे आर्गुमेंट्स लेके आएंगे. एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि नेचुरल है, इमिटेशन नेचुरल है. तो हम प्लेटो में देखें कि इमिटेशन इसलिए प्रॉब्लमेटिक है, बट अरिस्टोटल क्या कहेंगे, नहीं, ये इमिटेशन है और इसीलिए वो इमिटेशन काफी नेचुरल है. इट इज नॉट अ फोटोग्राफिकल इमिटेशन, इट इज क्रिएटिव रीअडैप्टेशन. ही विल टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स. सो ही विल गिव हिज आइडियाज व्हाई आर्ट इज नॉट यूजलेस, व्हाई गुड आर्ट इज नॉट डेंजरस, व्हाई सेंसुअस आर्ट इज नॉट प्रॉब्लमेटिक, व्हाई आर्ट is tied with morality, and then the responses that he'll give, he'll talk about the idea of tragedy. So ये सारी चीजें हम नहीं क्रिएट कर सकते, पर ये और भी चीजें हैं जो आपको पढ़नी है. मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें आप एक्सप्लोर करके पढ़ सकें. आप हमार्शिया, पेरिपिटिया, एनाग्नोसिस, कैथारसिस पढ़ते हैं, पर उसके अलावा हाइब्रिस, निमेसिस, ऐसे बहुत से टर्म्स हैं जिनको हम आगे कवर करेंगे. ये मॉडल हम पढ़ते हैं, 6 मॉडल्स पढ़ते हैं. एक और चीज जो आपके एग्जाम में पूछी गई, वो पूछी गई थ्योरी ऑफ मिमेसिस से. तो आर्ट इज एन इमिटेशन, प्लेटो सेड, बट अरिस्टोटल सेड यस, इट इज एन इमिटेशन एंड इट इज समथिंग नेचुरल दैट वी हैव. और उसके बाद इन्होंने थ्योरी ऑफ मिमेसिस की बात की. तो इन्होंने बताया कि कैसे
we can divide this imitation theory in three ways, that is medium of imitation, object of imitation and manner of imitation. कैसे हर आर्ट एक दूसरे से अलग है. मीडियम में क्या होगा, यानी कि हम क्या मीडियम यूज करते हैं. तो वी हैव एपिक पोइट्री, वी हैव ट्रेजेडी, वी हैव कॉमेडी, वी हैव म्यूजिक, ये सारे इमिटेटिव हैं, बट उनका मीडियम अलग होता है. कैसे मीडियम अलग होता है, कैसे ऑब्जेक्ट अलग होता है, कैसे मैनर अलग होता है, उसके बारे में ये बात करेगा. जैसे मीडियम, अगर आप पेंटिंग करो तो पेंटिंग कैसे, किस मीडियम के थ्रू करोगे, कलर के थ्रू करोगे, फॉर्म के थ्रू करोगे, राइट. सेम वे में अगर आप म्यूजिक करोगे तो साउंड के थ्रू करोगे, अगर आप अगर आप डांस करोगे तो उस रिदम ढूंढोगे. सिमिलरली अगर आप पोइट्री करोगे तो आप वर्ड्स का यूज करोगे, लैंग्वेज का यूज करोगे, राइट. उसके थ्रू, उस मीडियम के थ्रू आप उसको क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे. तो किस तरीके से हर आर्ट एक दूसरे से अलग है, थ्रू मीडियम. उसकी बात करते हैं. क्या ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन है, तो अगर हम ट्रेजेडी और कॉमेडी की बात करें तो ट्रेजेडी के अंदर इमिटेशन होना चाहिए अ कैरेक्टर विच इज बेटर देन रियल, और अगर कॉमेडी है तो कैरेक्टर विच इज लेस देन रियल. इस पे पूरा एक आर्ग्यूमेंट है जो हम पढ़ सकते हैं, पर अभी के लिए उसको हम छोड़ेंगे. अगर हम मैनर की बात करें यानी मोड की बात करें, तो अगर आप पोइट्री करते हैं तो नरेशन के फॉर्म में करते हैं, लेकिन अगर आप ड्रामा करते हैं तो वो ड्रामेटिक फॉर्म में होता है. अलग अलग कैसे है, जैसे म्यूजिक होगा, साउंड इज द मैनर म्यूजिक के लिए, पेंटिंग के लिए कैनवस है, जिस मैनर पे आप रिप्रेजेंट करेंगे, स्कल्पटर स्टोन का यूज करता है. तो हाउ एवरी आर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड विद इन फॉर एग्जाम्पल ड्रामा, ट्रेजेडी, कॉमेडी से कैसे अलग है, उसके बारे में अरिस्टोटल बात करते हैं. और भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे उसका ट्रेजिक हीरो का कॉन्सेप्ट क्या है, प्लॉट में वो क्या बोलता है, प्लेटो अरिस्टोटल का कंपैरिजन हम कैसे कर सकते हैं. ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम अपनी क्लासेस में कवर कर रहे हैं, बट ये सारी चीजें आपके एग्जाम में आ सकती हैं. तो ये जो टर्म है, 4 क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं, ये सिंपल तरीके से क्रिटिसिज्म का आया हुआ क्वेश्चन है, बट आप देख सकते हैं कि बहुत सी दूसरी चीजें हैं जो आप पढ़ सकते हैं. तो इस वीडियो को हम यहीं पे रोकेंगे क्योंकि काफी लंबा हो चुका है. कई सारे क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं, उन क्वेश्चंस का रिप्लाई चैट बॉक्स में दीजिएगा, और फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और क्वेश्चन के साथ, इन सारे आइडियाज को और अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच.